भाई मेरी तरफ से सबको राम राम। आई होप कि आप और आपके घर वाले कुशल मंगल होंगे। कल हमने स्टैटिक जीके में डे 1 पर काम किया था। आज हम डे 2 पर काम करेंगे। और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इंडिया में अगर आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, किसी स्टेट लेवल का पीसीएस हो, एनटीपीसी रेलवे हो या ग्रुप डी का हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को लिया गया है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं माता का नाम लेके। जय माता दी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर के अंदर। और साथ साथ क्या है, इसमें साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब के अंदर। और टमाटर के बारे में बात करें तो टमाटर में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। तो इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, और टमाटर में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी से क्या कहते हैं रिलेटेड हो, या किसी स्टेट लेवल का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, तो आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आई होप कि आपको बहुत सारा मटेरियल ऐसा मिल जाएगा जो आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था। तो होम रूल लीग आंदोलन जो है वो किस वर्ष चलाया गया था? 1916 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1916 में चलाया गया था। और किन 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 लोगों ने चलाया था उसको? तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने चलाया था। श्रीमती एनी बेसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। मगर अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन अध्यक्ष थी, तो वो सरोजिनी नायडू है। मगर अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन है? श्रीमती एनी बेसेंट है। ठीक है। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष है श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। अगर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू है। ठीक है। और सरोजिनी नायडू जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल भी है। और कहाँ की राज्यपाल रही थी वो? कहाँ की राज्यपाल रही थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। और होम रूल लीग आंदोलन किस वक्त चलाया गया था? 1916 में चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, वह मुस्लिम शासक जिसने सन 1000 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। तो वो कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे 1000 से लेके 1026 तक? हालांकि एक ही शख्स ऐसा है जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किए हैं, उसका नाम है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने भारत पर सन 1000 से लेके 1026 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इनके इन आक्रमण के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है, जो काफ़ी चर्चित में है और काफ़ी मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सोमनाथ का आक्रमण। कब हुआ था? वो 1025 में हुआ था। ठीक है। और कहा जाता है कि वो एक ऐसा आक्रमण था कि जिसमें इसने इतनी संपत्ति लूटी थी जितनी इतने बाकी जितने भी आक्रमण थे उनके बराबर में। तो वो आक्रमण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और क्या कहते हैं, वो पूछा भी जाता है, पहले भी कई एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सोमनाथ का आक्रमण 1025 किसने किया था? महमूद गजनवी। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की राज्यसभा की कार्य अवधि कितने वर्षों की होती है। तो जो भारतीय संसद की राज्यसभा है उसकी अवधि उसकी जो कार्य अवधि कितने टाइम की होती है। तो इसकी कोई कार्य अवधि नहीं होती है, ये एक स्थायी निकाय है। ठीक है। मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी निकाय है। इनके सदस्यों की कार्य अवधि होती है और वो होती है 6 वर्ष की। कितने? 6 साल की कार्य अवधि होती है इनके सदस्यों की। मगर अगर राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो राज्यसभा की कोई कार्य अवधि नहीं होती। राज्यसभा एक स्थायी निकाय होती है। राज्यसभा
उच्च सदन भी होता है। अगर पूछा जाए कि उच्च सदन कौन सा होता है तो राज्यसभा उच्च सदन है, और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। और जो राज्यसभा है वो अनुच्छेद किस में आती है? 80 में आती है, 80 में आती है। और राज्यसभा किस में आती है? अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा कौन से अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट है, और एक और क्वेश्चन माइंड में आ गया इससे, राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कब हुआ था? 1997 में हुआ था। किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, जो 1997 में हुआ था, वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैस से। किससे? ग्रीन हाउस गैस से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। क्वेश्चन ये बन सकता है, जो आपके जो पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने किस वर्ष किए थे हस्ताक्षर क्योटो प्रोटोकॉल पर? सन 2002 में। कब किए थे? सन 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु। क्या है? किबुथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु। किस राज्य में पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। कहाँ पे है? निकोबार में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु कहाँ पे? किबुथु में है। कहाँ पे है किबुथु? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और नीचे लास्ट में यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पशुधन बीमा योजना किसकी अनुशंसा पर आधारित है? तो जो पशुधन बीमा योजना है ये किसकी अनुशंसा पर आधारित है? तो ये है MS स्वामीनाथन की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर आधारित है पशुधन बीमा योजना? MS स्वामीनाथन की अनुशंसा पर। एक क्वेश्चन और इससे जो संबंधित है पशुधन से मुझे दिमाग में आया था, जो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 18 नवंबर सन 2004 में। कब हुआ था? 18 नवंबर 2004 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 2004 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी फिलहाल किसान आंदोलन हुआ था, तो माइट भी हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था। तो माइट भी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, माइट कई बार डेट नहीं पूछी जाती, मगर ईयर तो आपको याद रखना पड़ेगा, सन 2004 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फैदोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? तो फैदोमीटर जो होता है वो किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फैदोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। किसको? समुद्र की गहराई को मापने के लिए क्या होता है? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर हवा के दाब को मापना हो तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समझे? समुद्र की गहराई को मापना हो तो फैदोमीटर, और अगर हवा के दबाव को, हवा के प्रेशर को, एयर प्रेशर को अगर मापना हो तो किस किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें मिलाई किस कारण से आती है? तो क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि जब दूध को आप भिगोते हैं तो उसमें जो मिलाई निकलती है उसका कारण क्या है? उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? उसका साइंटिफिक रीजन है अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या आंसर है इसका? अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को भिगोने से उसमें से मिलाई अलग हो जाती है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग व्यापक रूप से निश्चेतक के रूप में किया जाता है? मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जब ऑपरेशन का टाइम होता है तो एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसके अंदर या तो बॉडी का वो पार्ट या पूरी बॉडी ही सुन्न हो जाती है, राइट, बेहोश हो जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस चीज़ का उपयोग किया जाता है व्यापक रूप से निश्चेतक के लिए, मतलब बेहोशी के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म ऐसी चीज़ होती है जो जैसे आपकी बॉडी में जाएगी तो एकदम बिल्कुल नशे वाली हालत में होती है, तो बंदा बिल्कुल बेहोश हो जाता है। कई बार शरीर का पर्टिकुलर पार्ट को क्या कहते हैं सुन करने के लिए किया जाता है, या कई बार क्या होता है मेजर ऑपरेशन में पूरी बॉडी ही सुन कर दी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मानव शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आंसर है प्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि। कौन सी? प्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी, अगर कोई सबसे छोटी वाली ग्रंथि के बारे में बात करें तो मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी? मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है, भारत में नमक यात्रा या दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो भारत में जो नमक यात्रा हुई थी या दांडी यात्रा जिसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 मार्च 1930 को इसका अंत हुआ था। ठीक है, तो कब स्टार्ट हुई थी? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी। और ये कब क्या कहते हैं इसका अंत कब होता है, कब कंप्लीट हुई थी ये यात्रा? 6 अप्रैल 1930 को। एक क्वेश्चन और इसमें आता है, कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दांडी यात्रा के समय महात्मा गांधी के साथ जो 78 लोग गए थे, जो स्टार्टिंग में 78 लोग जो गए थे महात्मा गांधी के साथ, तो उसमें एक अमेरिकी पत्रकार भी था। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेब मिलर। क्या है? वेब मिलर। दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार भी था जिसका नाम था वेब मिलर। इंपॉर्टेंट है पीसेस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, तो वो कौन सा है? मुंबई। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है? दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन आती है? इससे एक क्वेश्चन और दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत की जो सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, वो किसके क्या कहते हैं अंतर्गत आती है, मतलब उनका जो प्रमुख अधिकारी होता है कौन होता है? तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राइट। मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं उसका जो मंत्रालय है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? उसको मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय उसका सारा प्रबंधन करता है? तो कौन सा मंत्रालय करता है? रक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय भारत की सशस्त्र सेनाओं का क्या कहते हैं प्रबंधन करता है। इसके साथ कुछ क्वेश्चन है दिवस वाले, जो डेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, और वो पीसेस में भी पूछे जाते हैं और वो ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो तीनों को कवर करते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। जल सेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर। थल सेना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? थल सेना का मतलब हो गया आर्मी डे। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। वायुसेना का मतलब हो गया आपका एयरफोर्स डे। कब मनाते हैं हम लोग? 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस क्या होगा आपका? नेवी डे। कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं किया जाता? क्वेश्चन कहता है कि जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आपके जो बाकी जो क्या कहते हैं आपके जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उन सबको स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, मगर भारतीय संविधान के अंदर कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पर भी स्थगित नहीं हो सकता? नहीं, यानी कि किसी के पास राइट नहीं है उस अधिकार को भी स्थगित करने का। तो कौन सा अधिकार है? वो है अनुच्छेद 21 का। 21 के अंतर्गत कौन सा अधिकार है वो? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार वो अधिकार है जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पीरियड पर भी
आपका ज्यों का त्यों बना रहेगा, राइट। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 के अंदर है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21। और अब अनुच्छेद 21 से एक चीज और है इसके अंदर, अनुच्छेद 21 का के अंदर क्या है? जो अनुच्छेद 21A है उसके अंदर क्या है? उसमें है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार। क्या है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार इसमें। और ये कब हुआ था? ये कौन सा था? इसके कहते हैं संशोधन, अमेंडमेंट कौन सा था? ये 86वां अमेंडमेंट था। और हुआ कब था? सन 2002 में हुआ था। दोबारा रिपीट करते हो, इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार को क्या कहते हैं आपका कि अधिकार दिया गया था कि आपको शिक्षा, जो प्राथमिक स्तर पे उनको बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करानी ही करानी है। आपने देखा होगा कई जगह पे बोला जाता है कि जो बच्चे हैं, जो 14 ईयर के नीचे के जो बच्चे हैं, वहाँ तक की जो शिक्षा है वो उनको देनी अनिवार्य है। अदरवाइज क्या होता है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया? संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत है। किसके अंदर? 21 का के अंतर्गत है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार, मतलब बच्चों का वो अधिकार है उनको, यानी कि आप बाल मजदूरी नहीं करा सकते उन बच्चों से। उनको शिक्षा का अधिकार है, उनको स्कूल भेजना ही पड़ेगा आपको। अदरवाइज अगर जो पेरेंट्स नहीं भेजते उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नेक्स्ट है, सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में। जैसे केनिया का पार्ट हो गया, कोई तंजानिया का पार्ट हो गया, तो केनिया, तंजानिया, यहाँ पे क्या मिलता है? सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में, यानी कि आपका साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में आपके पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेपिस जो घास के मैदान है वो आपके मिलते हैं यूरोप साइड में, यूरोपीय एशिया, मतलब यूरोप और ऊपर का जो एशिया का पार्ट है उस जगह पे आपके स्टेपिस घास के मैदान पाए जाते हैं। और यूरोप से एक चीज़ और दिमाग में आई है, महाद्वीप के अंदर यूरोप ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता किसे कहते हैं हम लोग? स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कहते हैं कर्नल वालिस को। किसे कहते हैं? कर्नल वालिस को कहते हैं। और कब लगाया गया था ये स्थायी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था 1793 में। कब लगाया गया था? 1793 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? कर्नल वॉलिस के द्वारा लगाया गया था। तीन और मतलब दो और क्या कहते हैं आपके बंदोबस्त है, व्यवस्था है जो आपके भूमि कर से संबंधित है। एक है रैयतवाड़ी और तीसरी कौन सी है? महलवाड़ी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों की तीनों पीसेस में भी पूछी जाती है। ये तीनों को तीनों ग्रुप डी में भी पूछी जाती है। आपका एनटीपीसी और रेलवे में भी पूछी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों। इसमें से क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं बनने के। बनता ही बनता है, ऐसा जरूरी नहीं है, 100% कुछ नहीं होता, मगर चांसेस बहुत ज़्यादा है इन तीनों में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे तो किसके द्वारा लगाई गई थी? कर्नल वालिस के द्वारा लगाई गई थी। और कर्नल वालिस ने कब लगाई थी? 1793 में लगाई थी। रैयतवाड़ी के बारे में बात करें तो रैयतवाड़ी जो है वो थॉमस मुनरो ने लगाई थी 1820 में। कब लगाई थी? थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी कब लगाई थी? 1820 में। मगर अगर ऑप्शन में आपको 1772 दिया होगा तो आपको 1772 टिक करना है, क्योंकि थॉमस मुनरो से पहले 1820 से पहले कैप्टन रीड ने 1792 में इसको तमिलनाडु में लागू कर दिया था, राइट। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो सबसे पहले कैप्टन रीड ने स्टार्ट की थी 1792 में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। उसके बाद जो प्रॉपर तरीके से जो लागू की थी वो की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में, ठीक है। नेक्स्ट है महलवाड़ी। महलवाड़ी व्यवस्था जो है ना उसको लागू किया था होल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। कब किया था? 1822 में किया था। कब किया था? 1822 में किया था। तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात आएगी तो कर्नल वालिस है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात आएगी तो थॉमस मुनरो है और कैप्टन रीड है। महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बात आएगी तो होल्ट मैकेंजी है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी 1792 या फिर 1820, ठीक है। और महलवाड़ी 1822। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? क्वेश्चन पूछता है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो हमको पहले पता होना चाहिए जो मूल संविधान था उसके अंदर जो अनुसूची थी वो कितनी थी। मूल संविधान के अंदर जो अनुसूची थी वो थी 8,
ठीक है, 8 अनुसूची थी। और 8 अनुसूची के बाद जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1991 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 1951 में हुआ था और 1951 में। और किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। दोबारा रिपीट करते हैं, पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। किस चीज से संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951, अनुसूची 9वीं, और किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है उसके अंदर। क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। और इसमें क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है? मतलब ऐसी कौन सी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? तो कौन सी है? जनरेटर। जनरेटर द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता, समानता और मैत्रित्व पद किस क्रांति के साथ प्रकाश में आए थे? दोबारा रिपीट करते हैं, स्वतंत्रता, समानता और मैत्रित्व पद जो थे ये किस क्रांति के साथ प्रकाश में आए थे? तो कौन सी क्रांति थी? फ्रांसीसी क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? फ्रांसीसी क्रांति थी, जो 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। इस क्रांति के टाइम पीरियड पे ही स्वतंत्रता, समानता और मैत्रित्व पद प्रकाश में आए थे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा भाग रिकेट्स रोग से प्रभावित होता है? तो रिकेट्स नामक रोग है, इससे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? अस्थियां होती है। कौन सा होता है? अस्थियां होती है रिकेट्स से। और किसकी कमी के कारण होता है? ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है रिकेट रोग? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और जो रिकेट रोग जो होता है ना, ये बच्चों में होता है। और अगर विटामिन डी की कमी के कारण बड़ों में जो कोई रोग होता है ना, तो वो होता है आपका ऑस्टियोमलेशिया रोग, ठीक है। यानी कि होता दोनों विटामिन डी की कमी से ही है, मगर विटामिन डी की कमी से अगर वयस्क में, मतलब बड़ों में कोई रोग होता है तो उसको कहते हैं क्या होता है आपका ऑस्ट्रिया मलेशिया रोग। और अगर विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? रिकेट्स रोग कहते हैं। और विटामिन डी का सबसे ज्यादा स्रोत तो सबको पता ही है, सूरज जो है, सनलाइट, सन बाथ। मगर सुबह सुबह का जो टाइम की सन बाथ होती है वो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस का निर्माण में स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? जब स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तो स्टील के अंदर कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कौन सी मिलती है? क्रोमियम बनती है। कौन सी? क्रोमियम मिलती है। जब स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जो कि बहुत प्रचलित आज के टाइम में स्टेनलेस स्टील, जब स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तो स्टील के अंदर कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। दिसंबर में ये कुछ और इम्पोर्टेंट डेज भी है, जैसे विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर। कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं हम? 24 दिसंबर को। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। अगर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आएगा तो वो 15 मार्च को है। अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब आएगा? अगर 24 दिसंबर को आएगा। और सुशासन दिवस जो है वो कब आएगा? 25 दिसंबर को आएगा। सुशासन दिवस ही वो दिन है जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन आता है, उन्हीं के उस पर ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं, मानव अधिकार दिवस जो आएगा वो आएगा 10 दिसंबर को। विश्व एड्स डे आएगा आपका 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। अगर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में बात करेगा तो 15 मार्च को। और सुशासन दिवस कब आएगा? 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है, सीदी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ स्थित है? तो सीदी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद के गुजरात में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। वहाँ पे क्या है? सीदी बशीर मस्जिद की झूलती हुई मीनारें स्थित है।
और गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में क्या है, सरदार सरोवर परियोजना भी कहाँ पे है, गुजरात में है। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, किस नदी पे बनाई गई है, ये नर्मदा नदी पे बनाई गई है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई जी का स्टैचू है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू है, वो भी कहाँ पे है, आपके गुजरात में ही है, और नर्मदा नदी के किनारे ही है वो भी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव का उत्सव मनाया गया था। तो वो उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आयोजन किया गया था आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। तो जो अलीराजपुर है जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव मनाया गया था। और कब हुआ था ये, तो 9 अगस्त 2016 को हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 2016 में हुआ था। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति किस में अधिक होती है। तो सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होती है, स्टील में होती है। किस में होती है, स्टील में होती है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, स्टील में होती है। या ठोस, अगर ऑप्शन में ठोस लिखा होगा तो ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, राइट ब्रदर के द्वारा। किसके द्वारा, राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। और कुछ और इम्पोर्टेंट भी है, वो कौन से, जो डीएनए है, डीएनए का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो फ्रेडरिक मेशर के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेडरिक मेशर के द्वारा डीएनए का आविष्कार किया गया था। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, लेविस ई वाटरमैन ने। किसने, लेविस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो एलियास होवे ने किया था। किसने, एलियास होवे ने किया था सिलाई मशीन का आविष्कार। आविष्कार से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ग्रुप डी में पूछे जाते हैं मोस्टली, मतलब उसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वो अच्छे से करना आप। तो मैंने कोशिश करी कि इस सीरीज़ के अंदर मैंने रखे हैं कई सारे क्वेश्चन जो आविष्कार से संबंधित है, तो एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है। और एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट में भी ला सकता है और एक क्वेश्चन से आप चूक भी सकते हैं, राइट। तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है, राइट ब्रदर ने किया है। डीएनए का आविष्कार किसने किया है, फ्रेडरिक मेशर ने किया है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है, लेविस ई वाटरमैन ने किया है। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया है, एलियास होवे ने किया है। नेक्स्ट है, अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है। तो अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक होता है। अस्थियों का कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, जो थोड़ी देर पहले बात की हमने, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ये बड़ों में होता है। और बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। कौन सा, रिकेट। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है ये बड़ों में होता है, ये होता है हड्डियों का ही है, मगर बड़ों में होता है। और जो बच्चों में होता है हड्डियों का रोग, वो कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। और दांतों का रोग क्या होता है, पायरिया। दांतों का कौन सा रोग होता है, पायरिया। नेक्स्ट है, पुरुषों में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाता है। तो पुरुषों में गुणसूत्रों का कौन सा संयोजन पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है एक्स वाई, ठीक है। महिलाओं में पाया जाता है एक्स एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइडी पूछ लिया जाता है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है, अगर आप एग्जाम में बैठ के देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो याद रखना, पुरुषों में पाया जाता है एक एक्स एक वाई, ठीक है। महिलाओं में पाया जाता है दोनों एक्स, महिलाओं में दोनों एक्स है और पुरुषों में एक एक्स है और एक वाई है। नेक्स्ट है, थानेसर जो कि कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। थानेसर नामक स्थान पर किस राजा की राजधानी थी। तो थानेसर जो नामक स्थान है जो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पे किस राजा की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी वहाँ पे, महाराजा हर्षवर्धन की। किसकी, महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी है थानेसर में, जो कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 697 में, ठीक है। तो इनका जो जन्म है 590 में हुआ है। तो 590 का मतलब अगर कई बार ऐसा आता है कि कौन सी सदी में हुआ है, तो कौन सी सदी में हुआ है, 6वीं सदी में इनका, 6ठी शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। और कौन सी शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी, 7वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर रचनाओं के बारे में पूछा है, रचना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगर हरियाणा के लेवल की बात करें तो हरियाणा में तो कई बार पूछी गई है, आगे दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये चीज़। तो अगर रचनाओं के बारे में बात करें तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचनाकार कौन है, महाराजा हर्षवर्धन। कौन है, महाराजा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, और
अगर आप साउथ की तरफ अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो साउथ के अंदर क्या है कि वहाँ पे जो महाराजा पुलकेशिन द्वितीय है, उनका उनका एक क्या कहते हैं, उनका एक रचना है, उनकी खुद की रचना नहीं है, वो तो उन पे लिखी गई एक रचना है जिनका नाम है ऐहोल। ठीक है, जो ऐहोल रचना है, उस रचना के अंतर्गत ये बताया गया है कि महाराजा पुलकेशिन द्वितीय ने महाराजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पे हराया था। तो जो महाराजा हर्षवर्धन जो इस युद्ध में हारे थे, तो जाहिर सी बात है जहाँ से महाराजा हर्षवर्धन बिलोंग करते हैं कुरुक्षेत्र से, तो यहाँ पे जो भी थे इनके क्या कहते हैं इनके राजदरबारी, उन्होंने कोई भी ऐसी ऐसी रचना नहीं लिखी है जिसमें उन्होंने बताया गया है कि महाराजा हर्षवर्धन हारे थे। मगर क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी दरबार में होता है वो हमेशा राजा की पढ़ाई के बारे में ही बात करता है, कभी उसकी क्या कहते हैं उसकी हार के बारे में नहीं लिखता। मगर महाराजा हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हारे थे, इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण मिला है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है ऐहोल। उसमें लिखा हुआ है कि महाराजा हर्षवर्धन जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में हार गए थे। नेक्स्ट है महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। तो कौन सी महिला पर्वतारोही है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है? तो उसका नाम है संतोष यादव। क्या है? संतोष यादव। और संतोष यादव कहाँ से बिलोंग करती है? गुरुग्राम से। गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में है। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली क्या कहते हैं लेडी कौन है? संतोष यादव है। और संतोष यादव कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा से। हरियाणा में पर्टिकुलर कहाँ से? गुरुग्राम से। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर भारत ने सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। भारत में सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था। राइट, बना कब था? ये बना था 1953 में। कब बना था? 1953 में बना था। और दूसरा एक क्वेश्चन और है जो इससे संबंधित है और इम्पोर्टेंट है, राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। भाषा के आधार पर जो पहला राज्य है वो कौन सा? आंध्र प्रदेश है, 1953 में है। और राज्य पुनः गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है, और आई थिंक राज्य पुनः गठन आयोग जो 1956 हुआ था, इसके बाद 14 नए राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट है 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान की शुरुआत की थी? तो 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये पानीपत में ही क्यों दिया था? पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा के पानीपत से ही क्यों दिया था? क्योंकि जो सन 2011 की जनगणना हुई थी उसके अंदर जो सबसे कम लिंग अनुपात था वो किस राज्य का था? हरियाणा का ही था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अंदर जो सबसे कम लिंग अनुपात था वो कहाँ का था? हरियाणा का था। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के अंदर पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का शुरू किया था। और 2011 के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य जिसका लिंग अनुपात 1000 से ऊपर था, मतलब जहाँ पे लड़कियों का रेशियो लड़कों से ज़्यादा है, वो एक ही राज्य है। वो कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट है पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन या सबसे पहला पुराण कौन सा है? तो कौन सा पुराण है? ब्रह्मा पुराण। कौन सा? ब्रह्म पुराण जो है वो सबसे प्राचीन सबसे पहला पुराण है। और सबसे अंतिम पुराण किसे माना जाता है? सबसे अंतिम पुराण माना जाता है स्कंद पुराण को। किसको? स्कंद पुराण को सबसे अंतिम पुराण माना जाता है। और स्कंद पुराण किससे संबंधित है? तो ये भगवान जो शिव है उनके पुत्र है कार्तिकेय, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल के अंदर? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना है? 78.08। कितनी? 78.08%। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी है? 20.95% है। फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है मटेरियल प्रोटोकॉल जो कब हुआ था? 16 दिसंबर 19
में हुआ था किससे संबंधित है? तो ये मटेरियल जो प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है? ये संबंधित है ओजोन परत से। किससे? ओजोन परत से, ओजोन लेयर से संबंधित है मटेरियल प्रोटोकॉल। हुआ कब था ये? 26 सितंबर 1887 को हुआ था। इसलिए जो ओजोन दिवस है ना, जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो 16 सितंबर 1887 में हुआ था, ओजोन परत से संबंधित है। और ओजोन दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। और ओजोन परत का जो साइन है, जो उनका जो क्या मात्रक है वो क्या है? O3। किससे डोनेट करते हैं ओजोन को? O3 से डोनेट करते हैं। और ओजोन परत को मापने की कौन सी इकाई है? तो कौन सी है? डॉप्सन इकाई है। कौन सी इकाई है? डॉप्सन इकाई। जो ऊपर ये 3-4 जो लाइन्स है इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है अगर ओजोन परत के बारे में पूछा जाएगा। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो 16 सितंबर 1887 में हुई थी। किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर को मनाया जाएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन को डोनेट करते हैं O3 से करते हैं। और ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है वो कहती है डॉप्सन इकाई होती है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी पे है? तो पहला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध कहाँ पर है? गांधी सागर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी पे है? तो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे। किस पे है? चंबल नदी पे। तो गांधी सागर बांध कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। गांधी सागर बांध है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में और भी बांध है, जैसे इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और दूसरा ओंकेश्वर बांध। ओंकेश्वर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। दोबारा रिपीट करते हैं, गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओंकेश्वर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओंकेश्वर बांध कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, इंदिरा सागर बांध और ओंकेश्वर बांध नर्मदा नदी पे है। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। इंदिरा सागर बांध और ओंकेश्वर बांध कहाँ पे? नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा विदेशी भूमि पर पहला भारतीय ध्वज फहराया गया था? तो किसके द्वारा विदेशी भूमि पर पहला भारतीय ध्वज फहराया गया था? मैडम भीकाजी कामा द्वारा। किस? मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टेट गार्ड के अंदर पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। हालांकि उस समय जो हमारा भारत का ध्वज था वो ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर। मगर अगर बोला जाए तो विदेशी भूमि पर जो पहला भारतीय ध्वज फहराया था, किन्होंने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। 1907 में फहराया था। और कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टेट गार्ड में फहराया था। नेक्स्ट है, और ये 1907 का पीरियड वही पीरियड है जब भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, गर्म दल और नरम दल के अंदर। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो की खोज की गई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा और गोल्डन स्टीन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड और गोल्डन स्टीन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था A.G. बेल ने। किसने? A.J. बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन हाइजेंस के द्वारा। किसके? क्रिश्चियन हाइजेंस ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? एडविन एच आर्मस्ट्रांग। किसने? एडविन एच आर्मस्ट्रांग। दोबारा करते हैं, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था A.G. बेल ने। किसने? A.G. बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार, ठीक है। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन हाइजेंस ने। पेंडुलम घड़ी क्रिश्चियन हाइजेंस ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया है? एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने। किसने? एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, उर्दू भाषा के कोहिनूर और अखबार ए चुनार पत्र के संपादक कौन थे? तो उर्दू भाषा में लिखा हुआ अखबार है कोहिनूर और अखबार ए चुनार। तो इस पत्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। तो कोहिनूर और अखबार ए चुनाव किनके द्वारा लिखा गया है? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? जो अकबर का टाइम पीरियड था उसमें रेवाड़ी का शासक कौन था? तो रेवाड़ी का शासक था हेमचंद्र विक्रमादित्य। कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य रेवाड़ी का शासक था। और दिल्ली की गद्दी में बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था?
हेमचंद विक्रमादित्य ही था। ठीक है, अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य की जो लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। पहली लड़ाई कौन सी थी पानीपत की? बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में थी, 1526 की लड़ाई थी। तीसरी लड़ाई कौन सी थी पानीपत की? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में थी, 1761 की लड़ाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो हरियाणा की जो टांगरी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? मोरनी की पहाड़ियाँ। कौन सा है? मोरनी की पहाड़ियाँ। और कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा की जो टांगरी नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? मोरनी की पहाड़ियों में है। और मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? पंचकुला में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, इसके न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट है, इसका मुख्यालय है कहाँ पर? इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में। और कहाँ पे? हेग में। तो कहाँ पे है इसका? हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और जो इसके न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं यहाँ के, तो उनका जो क्या कहते हैं कार्य अवधि है, जो कार्यकाल है, वो कितने टाइम का होता है? 9 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा आपका? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट है, यदि दो स्थानों के समय का अंतर 1 घंटा हो, ये दो स्थानों के समय का अंतर 1 घंटा हो, तो उनके यमयोत्तर में कितना अंतर होगा? तो ये आपके बात कर रहा है क्या कहते हैं अक्षांश के बारे में, राइट। ये बोल रहा है कि अगर दो जगह का दो जो जगह है उनके बीच का जो टाइम गैप है वो 1 घंटे का है, तो उनके बीच जो यमनोत्तर का अंतर वो कितना होगा? वो कितना होगा? 15 डिग्री होगा। कितना होगा? 15 डिग्री होगा। 15 डिग्री कैसे होता है ये? जो आपका 1 डिग्री होता है ना वो 4 मिनट के बराबर होता है। जो 1 डिग्री होगा ना वो 4 मिनट के बराबर होगा। तो जब 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, तो 15 डिग्री कितने का होगा? 60 मिनट के बराबर होगा, मतलब 1 घंटे के बराबर होगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना क्या है? तो भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापने का एक गणितीय पैमाना क्या है? तो गणितीय पैमाना है रेक्टर पैमाना। क्या है? रेक्टर पैमाना। और अगर ये ग्राफ के बारे में बात करते तो क्या होता? सिस्मोग्राफ होता। दोबारा समझना, भूकंप की तरंगों को मापने का गणितीय पैमाना जो है ना, गणितीय पैमाना, वो होता है रेक्टर पैमाना। ठीक है, और अगर ये ग्राफ के बारे में पूछता कि भूकंप की तरंगों को मापने का ग्राफिकल क्या क्या है, ठीक है, मात्रा क्या, किससे मापा जाता है ग्राफिकल में, तो वो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट है, गोवा पुर्तगालियों की सत्ता से किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो किस वर्ष जो थे पुर्तगाली गोवा छोड़ के चले गए थे? तो किस वर्ष गए थे? 1961 में गए थे। यानी कि आज़ादी के बहुत सालों के बाद जाके गोवा आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और एक क्वेश्चन और है कि हैदराबाद का जो भारत में विलय कब हुआ था? जो हैदराबाद था वो भी 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था। तो हैदराबाद जो था उसको आज़ाद कराया गया था। कैसे कराया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो जब उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। कब मिलाया गया था? 13 सितंबर 1848 में, 1948 में मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1948 में मिलाया गया था। और कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम के लिए, राइट। तो पूछा जा सकता है कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कौन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। कब मिलाया गया था? 1948 में हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया था। गोवा को कब मिलाया गया था भारत में? 1961 में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना थी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मगर उस समय तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, इसलिए आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, समझना, दो अलग अलग क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर स्थापना के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1935, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात की जाए तो 1 जनवरी 1949। ठीक है, एक क्वेश्चन और साथ में है
कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1955। कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना पूछे तो 1 अप्रैल होगा 1935, 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होगा तो 1 जनवरी 1949। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होगी तो 1 जुलाई 1955, 1955। नेक्स्ट है, विद्युतीय बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, जो विद्युत बल्ब होता है, बल्ब जो होता है ना, बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक सिल्वर से कलर की एक तार होती है, राइट। वो जब वो टूट जाती है तो बल्ब हम कहते हैं कि फ्यूज हो गया है। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि विद्युतीय बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है। तो जो वो क्या कहते हैं स्प्रिंग जैसे जो होती है, तो क्या कहते हैं सिल्वर कलर की तार सी, वो किसकी बनी होती है। तो बनी होती है टंगस्टन की। किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। और उसका जो डोनेट जो उसका जो मार्क है, उसका क्या मार्क है, W7 उसको डोनेट करते हैं। किससे, W से करते हैं। और टंगस्टन का परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या इसकी कितनी है, 74 है। तो माइट भी कभी एग्जाम में पूछी जाती है परमाणु संख्या किसकी है। विद्युतीय बल्ब के अंदर जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। W से उसको हम उसको मेंशन करते हैं, W से। और टंगस्टन की जो परमाणु संख्या वो कितनी है, 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग दर्पण में रजतीकरण के लिए किया जाता है। तो दर्पण के अंदर रजतीकरण के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। किसका करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है दर्पण के रजतीकरण के लिए, राइट। और दर्पण के रजतीकरण के अंदर ही, दर्पण के अंदर रजतीकरण जब करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, तो वो यूज होता है ग्लूकोज। दर्पण के रजतीकरण के अंदर क्या यूज करते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट करते हैं। और दर्पण के अंदर जब हम कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं, उसका कार्बोहाइड्रेट कौन सा पार्ट यूज करते हैं, ग्लूकोज यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। तो दूसरा जो अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, अंगल मतलब अंग्रेजों का और मैसूर का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। तो दूसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेके 1784 के बीच में हुआ था। 1780 से लेके 1784 के बीच में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि हुई थी, मंगलोर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, मंगलोर की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मंगलोर की संधि किस अंगल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। तो मंगलोर की संधि जो हुई थी वो दूसरे अंगल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया था। किन के बीच में लड़ा गया था, अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, क्योंकि जो तीसरा और चौथा जो है ना अंगल मैसूर युद्ध, वो टीपू सुल्तान के मध्य में लड़ा जाएगा। और यही टाइम पीरियड है 1780 से लेकर 1784 के बीच में, जिसके अंदर हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, तांबे कॉपर, तांबे क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। तांबे का शत्रु कौन सा तत्व है। तो कौन सा तत्व जो है वो तांबे का शत्रु तत्व कहलाता है। तो क्या होता है, गंधक, गंधक कहते हैं सल्फर। तो सल्फर जो होता है वो तांबे का क्या होता है, शत्रु तत्व होता है। क्या होता है, शत्रु तत्व होता है। सल्फर क्या होता है, वो कॉपर का शत्रु तत्व होता है। गंधक क्या होता है, वो तांबे का शत्रु तत्व होता है। दोनों एक ही बात है, चाहे आप सल्फर बोलो चाहे क्या कहते हैं गंधक बोलो। जो तांबा होता है उसको जो खराब करता है, जिन्हें आपको भी देखा होगा, आपके तांबे के बर्तन हो गए, तांबे की बोतलें होती हैं, कई बार हम पानी पीते हैं तांबे की बोतल के अंदर पीते हैं। तो जब वो उसमें धीरे धीरे जो वाइट वाइट सा लगना शुरू होता है उसके अंदर, जिससे वो खराब होना शुरू करता है, उसको ही सल्फर कहते हैं, उसको ही गंधक कहा जाता है। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली रामसर साइट्स होती है, राइट। ये पूछते हैं कि इसका संबंध किससे है। तो रामसर जो है ना वो बेसिकली है क्या, रामसर एक ईरान में एक जगह है, उसका नाम है रामसर। ठीक है, वहाँ पे एक समझौता हुआ था आर्द्र भूमि को लेके। आर्द्र भूमि क्या होती है, जो निम्न, जिसमें पानी वाली भूमि जो होती है ना, उसको कहते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, तो जो रामसर साइट है ना, इसका संबंध जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण से, उसके बचाव से है। ठीक है, स्थापना कहाँ हुई थी इसकी, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2 फरवरी 1971 में, 1971 में हुई थी। ठीक है ना। और भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट्स है, कितने रामसर स्थल है, तो 47 रामसर स्थल है। 47 में जो सबसे लास्ट वाला, जो सबसे मतलब करंट में जो आएगा वो कौन सा है, 47वां जो है, 47वां कौन सा है, तो वेस्ट यूपी के अंदर हैदरपुर के अंदर एक वेटलैंड है, वो भूमि को अभी हाल फिलहाल में ही रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ। रामसर बेसिकली क्या है कि रामसर जो हम कहते हैं कि ये जगह रामसर साइट के अंदर आती है, जगह रामसर साइट के अंदर आती है। रामसर बेसिकली ईरान का एक शहर है जहाँ बैठकर एक एक समझौता हुआ था। उस समझौते जो हुआ था उसका उसका क्या कहते हैं उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था जितनी भी वेटलैंड होती है, आर्द्र भूमि होती है, उनके बचाव को लेकर था। ठीक है। तो रामसर साइट का क्या संबंध किससे है? वेटलैंड से है, आर्द्र भूमि से है। हुआ कहाँ पे था ये समझौता? ईरान के शहर रामसर में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ठीक है। अब भारत के बारे में बात की जाए तो भारत के अंदर जो कितनी रामसर साइट है, तो कितनी है? 47 है। ठीक है। और सबसे करंट मतलब सबसे मतलब जो हाल फिलहाल की पूछी जाएगी कि 47 नंबर की जो रामसर साइट है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो वेस्ट यूपी में एक हैदरपुर जगह है, उसको जो वेटलैंड है उसको रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है, चेचक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो चेचक जो रोग है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है चेचक रोग? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। विषाणु के कहते हैं, वायरस भी कहते हैं। तो चेचक का संबंध, चेचक रोग का संबंध किससे है? वायरस से है। चेचक रोग का संबंध किससे है? वायरस से है। नेक्स्ट है, अंडे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जब हम एग, जो लोग खाते हैं, एग खाते हैं, तो एग के अंदर जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। अंडे के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन दिमाग में आ गया, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमको हर दिन लेना पड़ता है, यानी कि जिसकी स्टोरेज जो है वो हमारी बॉडी में नहीं होती? तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसकी स्टोरेज हमारी बॉडी में नहीं होती और ना ही हमारी बॉडी विटामिन सी को बना पाती है, इसलिए हमें विटामिन सी को हर दिन लेना पड़ता है। ठीक है। और विटामिन सी आपको पता ही होगा, जो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है वो पानी में भी घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं और बाकी जितने विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल सुन के मुझे सारा समझ आ गया कि सबके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने सारा ही लिख लिया है इसके अंदर, क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको अच्छे से करते हैं। अगर बंगाल के प्रथम गवर्नर के बारे में बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव है। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग ही वो ऐसा ब्रिटिश क्या कहते हैं गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर क्या क्या कहते हैं अभियोग चला गया था। ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली क्या था कि इसने किसी चीज़ के लिए अंगेस्ट हो गया था गवर्नमेंट के, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही, और इसके ऊपर महाअभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है कि बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम और भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंग। कौन था? विलियम बेंटिंग था। और विलियम बेंटिंग वो बनता था जिसने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है। भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? तो वो था कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? कैनिंग था। भारत का अंतिम वॉइसरॉय कौन था? माउंट बैटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? राजगोपालाचार्य। कौन था? राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। दोबारा रिपीट करते हैं। बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर वो है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल में वो खत्म हो गया था, भारत में हो गया था, तो बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? कैनिंग। भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? कैनिंग था। 1857 की जो क्रांति का टाइम पीरियड था वो कैनिंग के टाइम की बात है। ठीक है। और भारत का अंतिम वॉइसरॉय कौन था? भारत का अंतिम वॉइसरॉय था माउंट बैटन। माउंट बैटन ही वही था जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग कराया था, जो प्रस्ताव दिया था, जो बैटन योजना जिसे कहा जाता है, उसी के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे। ठीक है। और क्वेश्चन ये आता है कि अगर स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल था राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट है, और अगर ये आपको समझ नहीं आता तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि वीडियो को 2-3 बार देखना आपको क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन है एक वीडियो के अंदर और 2000 क्वेश्चन से पूरे, तो इतने सारे क्वेश्चन माइंड में रखना इतना बहुत टफ रहता है। तो आप जब तक वीडियो को 2-3 बार नहीं देखेंगे आपके क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रहेंगे। मगर
ये श्योर है कि अगर अब ये 2000 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा मटेरियल जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो आपके माइंड में सेट रहेगा। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी एससीएस की, किसी किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप स्टेट लेवल में कहीं पे तैयारी कर रहे हो, या एनटीपीसी रेलवे, या आप ग्रुप डी के लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की शक्ति को किस देश से लिया गया था? तो भारतीय संविधान के अंदर जो नीति निर्देश के सिद्धांत है, इनकी शक्ति को किस देश से लिया गया था? कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस देश से लिया गया है? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस गोत्र से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध कौन से गोत्र से संबंध रखते थे? शाक्य गोत्र से संबंध रखते थे। कौन से गोत्र से संबंध रखते थे महात्मा बुद्ध? शाक्य गोत्र से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया क्या है? यह वाहक जनित संक्रामण रोग होता है। क्या आंसर? वाहक जनित संक्रामण रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। किस द्वारा फैलता है मलेरिया रोग? प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। कौन सी होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। अगर क्वेश्चन आता है कि हिंदी की जननी कौन सी भाषा है तो कौन सी है? संस्कृत है। अगर क्वेश्चन आता है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है तो वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि कौन सी है वो है देवनागरी। ठीक है, पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी। और हिंदी भाषा की जननी कौन कौन है? संस्कृत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। नेक्स्ट है, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? संसद के दो सदन होते हैं। उच्च सदन होता है राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। ये हमने पहले भी किया था। उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। और राज्यसभा जो है वो स्थायी निकाय है, इसको आप भंग नहीं कर सकते। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं आप। राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 में आती है, अनुच्छेद 80 में आती है। और लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 में आता है, 81 में आती है। ठीक है, राज्यसभा के लिए जो उम्र की जो है जो आयु सीमा है वो कितनी है? 30 है। और लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। नेक्स्ट है, गैस वाले गुब्बारे में कौन सी हवा भरी जाती है? जो गैस वाला गुब्बारा होता है, ठीक है, जो बचपन में बहुत हम खेला करते थे उससे, तो उसमें कौन सी हवा भरी जाती है? तो उसमें भरते हैं हीलियम। कौन सी हवा भरते हैं? उसका ना हीलियम भरते हैं। नेक्स्ट है, पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को हुआ था। हुआ कहाँ था? स्कॉटहोम में होता। कहाँ पे? स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम है कहाँ पे? स्वीडन में है। कहाँ पे? स्वीडन में है। तो विश्व का जो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 5 जून 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। और स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भील जनजाति है। लेकिन भारत के बारे में बात की जाए तो कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है वहाँ पे? तो यहाँ पे भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई थी? तो कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसने पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, उसके अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया गया था। उसके अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग को उठाया गया था। और इसके अगले साल 1929 के नेक्स्ट ईयर 1930 में, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार क्या कहते हैं राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता का ऐलान किया गया था कि स्वतंत्रता है। इसी वजह से जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो चुका था, उसके बावजूद उसको लागू नहीं किया गया। उसको लागू किया गया था 1950 के न जाके। 1950 में कब किया था? 26 जनवरी में ही किया था। तो इसलिए किया गया था क्योंकि हिस्ट्री के अंदर वो 26 जनवरी की जो डेट थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए उन्होंने संविधान के बनने के बावजूद भी उसको अगले वर्ष 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है? तो ये हमने पहले भी किया था। जो मुंबई शहर है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। राज्य के बारे में बात करिए तो क्या आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। नेक्स्ट है, 11 मई 1998 को भारत में राजस्थान के पोखरण प्रशिक्षण रेंज में भारतीय सेना द्वारा कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे?
तो ये कह रहा है कि जो भारत के अंदर जो राजस्थान जो नगर है, सॉरी जो राजस्थान राज्य है, उस राज्य के अंदर पोखरण नामक एक जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं भारतीय सेना द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए थे। कब किए थे? 11 मई 1998 में किए गए थे। तो ये 11 मई 1998 का जो टाइम पीरियड है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम पीरियड है, ठीक है, जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ये कह रहे हैं कि कितने परीक्षण किए थे? परमाणु परीक्षण कितने किए थे हमने? 5 किए थे। कितने किए थे? 5 किए थे। और उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम पर ही ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। क्या दिया था? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। किस टाइम पीरियड के बाद, किस घटना के बाद दिया गया था? तो जो राजस्थान के पोखरण में जो प्रशिक्षण रेंज है उसके अंदर परमाणु परीक्षण के बाद किया गया था। किस समय दिया गया था? तो ये दिया गया था 11 मई 1998 में, 1998 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे ईवीएम मशीन भी कहते हैं, कब प्रयोग कब किया गया था? तो भारत में चुनाव के लिए जो ईवीएम मशीन है वो सबसे पहले कब यूज़ हुई थी? सबसे पहले यूज़ थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी। केरल का जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे यूज़ किया गया था ईवीएम मशीन को। कब? 1982 में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला भारत के किस मंदिर में लगता है? तो अम्बुबाची का जो मेला है वो भारत के किस मंदिर में लगता है? तो ये लगता है आपके कामाख्या मंदिर में। कौन सा मंदिर में? कामाख्या मंदिर में। और कामाख्या मंदिर है कहाँ पे? असम में है। तो असम के कामाख्या माता के मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है। और असम के अगर बारे में बात की जाए तो कांजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं? असम में पड़ते हैं। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस रहता है पूछने का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में है। कामाख्या देवी जी का मंदिर कहाँ पे? असम में है। कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला लगता है। नेक्स्ट है, ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है? अंडमान द्वीप में। कहाँ पे? अंडमान द्वीप में ओंग जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है? तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हमने पहले पढ़ा था कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। तो ये कहता है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में उसका वर्णन है? तो कौन से भाग में है? भाग 4 में। कहाँ पे है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। आई एम सॉरी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। कहाँ पे? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, उसको किस एक्ट के बाद बंगाल अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो हमने पढ़ा था कि जो बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। तो जो वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो किस एक्ट के अनुसार बना था? मतलब कौन सा एक्ट पारित हुआ था जिसके अनुसार वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का यानी कि अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब क्या क्या कहा जाने लगा था? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में मिलते हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, यहाँ पे पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये अगर ये नहीं आता ऑप्शन के अंदर तो क्या आएगा आपका? आपका आएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका हो गया, या अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे के अंदर आपके पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? ये हमने ऊपर ऑलरेडी कर लिया था। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और जो उसका साइन क्या होता है? O3 होता है। और इसको मापने की इकाई क्या होती है? डॉप्सन इकाई इसके मापने की इकाई है।
नेक्स्ट है सोमालिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो सोमालिया बांध किस नदी पे स्थित है? यही है पेनार नदी पे। कौन सी? पेनार नदी पे स्थित है सोमालिया बांध। है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। तो सोमालिया बांध किस नदी पे स्थित है? पेनार नदी पे स्थित है। कहाँ पे है? किस राज्य में है सोमालिया बांध? यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, और आंध्र प्रदेश ही था ना, हमने जो पहले पढ़ा था कि भाषा के आधार पर जो सबसे पहला राज्य बना था, कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? 1953 में बना था। तो थोड़ा थोड़ा ना ऐसे मतलब लिंक करते रहा करो चीज़ों को, तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगी। एक चीज़ से दूसरी चीज़ पकड़ पकड़ लोगे ना, तो बहुत इजीली आपको याद रहेगा, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुराण में मौर्य वंश का वर्णन मिलता है? तो कौन सा पुराण है जिसके अंदर मौर्य वंश का वर्णन मिलता है? तो है विष्णु पुराण। कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण के अंदर हमें मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है डेनमार्क जल संधि किन दो स्थानों को आपस में अलग करती है? जो डेनमार्क जल संधि है वो किन दो स्थानों को आपस में अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को। किसको? इंग्लैंड और फ्रांस को डेनमार्क जल संधि अलग करती है। इंग्लैंड और फ्रांस को डेनमार्क जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसकी रचना है? जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये किसकी रचना है? ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। किनकी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। कहाँ से लिया गया था ये? कौन से क्या कहते हैं उपन्यास से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1896 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किनकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है गंगा नदी पर योजना प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी पे योजना प्रारूप तैयार करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो यह है गिरधर मालवीय समिति। कौन सी? गिरधर मालवीय समिति। ये जो क्वेश्चन है ये पीसेस या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी के अंदर नहीं आएगा क्योंकि इतना डीपली नहीं पूछते हैं, मगर पीसेस के अंदर या फिर यूपीएससी के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गंगा नदी पर योजना प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? गिरधर मालवीय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव की शुरुआत, ये तो हमने शायद पहले पढ़ लिया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव कब मनाया गया था? 9 अगस्त 2016। कब? 9 अगस्त 2016 को मनाया गया था। नेक्स्ट है नेपा नगर जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। का संबंध किस उद्योग से है? तो नेपा नगर एक जगह का नाम है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसका संबंध किस उद्योग से है? तो किस उद्योग से? अखबारी कागज से संबंध है। किससे? अखबारी कागज से संबंध है नेपा नगर का। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा विद्युतीय चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? तो कौन एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग का उदाहरण है? कौन है? पराशर तरंग। कौन सा? पराशर तरंग। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है वो क्या होती है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण होती है। नेक्स्ट है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत में। कहाँ? मध्य भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है बेसबॉल के खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल के खेल के अंदर एक जो पक्ष होता है, एक जो टीम होती है, उसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और थोड़े से और कवर कर लेते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आते हैं। अगर वाटर पोलो के बारे में बात की, वाटर पोलो में कितने सदस्य होते हैं? एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो टीम में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होती है। दोबारा रिपीट करते हैं, अगर बेसबॉल के बारे में बात करेंगे तो 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। पोलो के अंदर 4 होते हैं। और वॉलीबॉल के अंदर कितने खेलते हैं? 6 खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। कहाँ? गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट है बॉस इंडिकस किसका एक रासायनिक नाम है? तो बॉस इंडिकस किसका एक रासायनिक नाम है? गाय का। किसका नाम है? गाय का नाम है बॉस इंडिकस। और मोर का नाम क्या है? मोर का है पावो किस्टेस। क्या है? पावो किस्टेस। और आम का क्या है?
मेग्रीफेरा इंडिका। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ग्रुप डी के अंदर तो आने का चांस रहता है। और पीसेस के अंदर क्या रहेगा, अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये मैचिंग के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन हो गए और दूसरी तरफ भी 4 ऑप्शन हो गए, आपको मैच करना पड़ेगा। तो गाय का नाम क्या है, बॉस इंडिकस है। मोर का नाम है पावो किस्टेसस, क्या है, पावो किस्टेसस। और आम का नाम क्या है, मैग्रीफेरा इंडिका, क्या है, मैग्रीफेरा इंडिका। आम को तो आप इजी है, मैंगो से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मोर के पाँव से याद कर लो, मोर के जो पाँव हैं बड़े मतलब अच्छे नहीं होते, मोर ऊपर से बहुत सुंदर होता है, पाँव उसके अच्छे नहीं होते। तो मोर का क्या है, पावो क्रिस्टेसस। और गाय का क्या है, बॉस इंडिकस, क्या है, बॉस इंडिकस। नेक्स्ट है वाटरलू का युद्ध जो कब हुआ था, 18 जून 1815 में हुआ था। ठीक है, किसने नेपोलियन को पराजित किया था। तो जो लू का जो युद्ध हुआ है वो 1815 में हुआ था। और किस में हो किस किस किसके बीच में हुआ था, नेपोलियन के बीच में हुआ था। नेपोलियन और किसके बीच में हुआ था, ये होता है वेलिंगटन के बीच में, वेलिंगटन के ड्यूक के बीच में हुआ था। और जिसके अंदर वेलिंगटन के ड्यूक ने नेपोलियन को हरा दिया था। ठीक है, और ये जो युद्ध था यही नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। दोबारा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये, क्या कहते हैं, ग्रुप डी के अंदर आगे ही पूछा जा सकता है। तो वाटरलू का जो युद्ध है ये 18 जून 1815 को हुआ था। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूर याद रखना कि वाटरलू का जो युद्ध है वो 18 जून 1815 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, नेपोलियन और वेलिंगटन के ड्यूक के बीच में हुआ था। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध है और नेपोलियन इसमें हार गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष में एडमंड हिलरी और तेंजिन नोर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो किस वर्ष में एडमंड हिलरी और तेंजिन नॉर्वे अपने माउंट एवरेस्ट की चोटी पहुंचे थे, कब पहुंचे थे, 1953 में। कब, 1953 में एडमंड हिलरी और तेंजिन नॉर्गे अपने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे थे। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद किससे अपना गुरु बनाया था। तो महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद किससे अपना गुरु बनाया था, अलार कलाम को। किसको, अलार कलाम को महात्मा बुद्ध ने अपने गृह त्याग के बाद अपना गुरु बनाया था। और उनका पहला उपदेश कहाँ दिया था, उन्होंने सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में। और जो उनकी गृह त्याग की जो टाइम था उसके बाद जो उन्होंने किनको अपना पहला गुरु बनाया था, अलार कलाम जी को अपना पहला गुरु बनाया था। नेक्स्ट है, एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो एपीकल्चर का संबंध किससे है, एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। किससे, मधुमक्खी पालन से संबंध है एपीकल्चर का। पीसी कल्चर का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से। ठीक है, और ओलेरी कल्चर का संबंध किससे, सब्जी विज्ञान से। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, एपीकल्चर का संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से है। किससे, मधुमक्खी पालन से है एपीकल्चर का संबंध। पीसी कल्चर का संबंध किससे, मत्स्य पालन से। किससे, मत्स्य पालन से पीसी कल्चर का संबंध है। ओलोरी कल्चर का संबंध किससे है, सब्जी विज्ञान से। किससे, सब्जी विज्ञान से। एक बात और है, महात्मा बुद्ध से संबंधित एक वीडियो मैंने डाल रखा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली उसमें इतना कंटेंट डाल रखा है मैंने उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर, कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब वो इनफ है, अगर आप उस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं ना, तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो उसी वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है आपको, अगर मेरा पढ़ाया आपको पसंद आता है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं अम्ल भी। दूध में पाया जाता है लैक्टिक। आप कहीं भी दूध का क्वेश्चन आएगा, दही का क्वेश्चन आएगा, आपको लैक्टिक वर्ड दिख गया तो आप टिक कर देना। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टैनिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी होती है लाल चींटी, कई बार काट जाती है तो थोड़ा सूज सा जाता है, स्वेलिंग से होती है हल्की सी। ठीक है, तो कौन सा अम्ल होता है चींटी के अंदर, फॉर्मिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा, एसिटिक अम्ल होता है। दोबारा रिपीट करते हैं, दूध के अंदर होता है लैक्टिक अम्ल, चाय के अंदर होता है टैनिक अम्ल, चींटी के अंदर होता है फॉर्मिक अम्ल, और सिरके के अंदर होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल और सिरके में एसिटिक अम्ल।
नेक्स्ट है हीनयान संघ का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान जो संघ है इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। कौन सा है? कथा वस्तु। हीनयान जो संघ है उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। नेक्स्ट है 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 7वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से। किनसे? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और हमने पहले पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, और कब बना था? 1953 में बना था। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है। और तमिलनाडु में क्या है? एक कोलावाई झील भी है। क्या है? कोलावाई झील भी तमिलनाडु में है, मैटूर बांध भी तमिलनाडु में है, और वैगई बांध भी तमिलनाडु में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैटूर बांध कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो मैटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वैगई बांध किस राज्य में है? कहाँ पे? तमिलनाडु में है। कोलावाई झील कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। तो कोलावाई झील, मैटूर बांध और वैगई बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु का जो फेस्टिवल वो कौन सा है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मैटूर बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वैगई बांध कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कोलावाई झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का क्या अर्थ है? तो स्वराज का बेसिकली अर्थ है स्वशासन, मतलब खुद से शासन करना। ठीक है, शासन में पूरा अधिकार करना। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में बढ़ गई थी? कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में बढ़ गई थी? सूरत अधिवेशन 1907। कौन सा? सूरत अधिवेशन 1907 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में बढ़ गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसके अंदर जो क्या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो दो भागों में बढ़ गई थी। नेक्स्ट है अमित्र घात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से हम किस शासक को जानते हैं? बिंदुसार को जानते हैं। किनको जानते हैं? बिंदुसार को जानते हैं हम अमित्र घात के नाम से। नेक्स्ट है हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है? तो हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना में है। कहाँ पे? तेलंगाना में है। और तेलंगाना में और कौन सी झील है? ओस्मान झील भी, ओस्मान सागर झील भी कहाँ पे है? तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर बांध भी कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। दोबारा रिपीट करते हैं, हुसैन सागर झील, ओस्मान सागर झील, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में है। ओस्मान सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? तेलंगाना में है। और नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है और तेलंगाना में है। ओस्मान सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे से पढ़ाई करना, इन क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करना। डेफिनेटली आपको कुछ क्वेश्चन जरूर आपको एग्ज़ाम में इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। अगर आप 2000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूरी सीरीज़ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन को इस सीरीज़ में लिया गया है। तो चलिए, तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।